वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रोज सिंह तोमर और आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस का। तो भाई आप सबको पता है कि एक एसएसबी की सीरीज हम लोग कंटिन्यू करके चल रहे हैं, है ना। पहले मैंने इनको स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट के स्वरूप में आ, लेके आया था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, बट अब इस पूरी सीरीज को हम यूट्यूब पे एक नई तरीके से बहुत सारे नए एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद लेकर आए। ठीक है, तो भाई आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ग्रुप डिस्कशंस। देखो, एसएसबी के हम सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कई लोगों ने साइकोलॉजी के जो टेस्ट हैं उसके टीएटी को लेके, डब्ल्यूएटी को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके भी बातें कही हैं। तो ये सारे वीडियोस धीरे धीरे ग्रेजुअली आ जाएंगे। आप लोगों को बस इस पूरी सीरीज को फॉलो करना है। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने एसएसबी के प्रिपरेशन ग्रुप्स में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए लोगों को, और उसके साथ साथ कमेंट्स में आप लोग अपने डाउट्स और क्वेरीज वगैरह को पूछिए। जितना ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा वीडियोस को, उतना ज्यादा ही और बेटर वीडियोस आप लोगों के पास आ पाए। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ग्रुप डिस्कशन हम दो तरीके से बात करेंगे। पहले तो हम उसका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी सब कुछ आ जाता है। और दूसरा उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि हमें एसएसबी में कैसे परफॉर्म करना होगा। तो ये दो चीजें इस पूरे लेक्चर में आज कवर होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले जो बात हमारे सामने आती है वो ये कि ग्रुप डिस्कशन को हम लोग जीडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एसएसबी का जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सबसे पहले आपका जीटीओ के डे 1 पर कंडक्ट किया जाता है और इट इज वन ऑफ द कन्फर्मेटरी टास्क। कन्फर्मेटरी टास्क कौन से होते हैं? कन्फर्मेटरी टास्क आपके वो वाले टास्क होते हैं जिससे आपकी लीडरशिप की जो पोजीशन है या फिर आपके अंदर जो OLQs हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है। कुछ 4 टास्क होते हैं हमारे। पहला तो जीडी रहता है, इसके साथ में जीपीई आ जाता है, एक हमारा पीजीटी आ जाता है, उसके बाद आता है कमांड टास्क। ये 4 टास्क होते हैं, ये हमारे कंफर्मेटरी टास्क के पार्ट होते हैं। इनसे यही डिटरमाइन किया जाता है कि इस बंदे की लीडरशिप वाली पोजीशन एस्टेब्लिश्ड है ग्रुप में या नहीं, और फर्दर इसको ऊपर किस तरीके से जीडीओ को ध्यान देना। ठीक है, अब देखो, इसमें मैं आपको पहले क्या करूंगा कि पहले मैं आप लोगों को रूटीन लाइफ के पर्सपेक्टिव से समझाऊं। सबसे पहले मैं आपको पूरे ग्रुप डिस्कशन के बारे में कि भाई ये हमारी रूटीन लाइफ में या फिर हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पहले समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये सोशल वाला एंगल समझ लेंगे, हम जब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू ग्रुप डिस्कशन का समझ लेंगे, तब हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसएसबी के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए। सबसे पहले बात यह आ जाती है कि ग्रुप डिस्कशन आखिर होता क्या है। नाम तो पता भाई, ग्रुप में बैठ के लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं भाई यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ में या कलीग्स के साथ में बैठ के डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई, एक फैमिली है, फैमिली में बैठ के डिस्कशन लोग कर रहे हैं। तो होता है क्या ग्रुप डिस्कशन? पहले इसका ऑरिजिनेशन क्या है, पहले ये समझना। आप जब भी फैमिली के साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को लेके, घर में कौन सी नई टीवी, कौन सा नया एसी आना चाहिए, आज डिनर पे कहाँ चलना है, अगर इस बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, तो लोग अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। फादर अलग बोल रहे हैं, मदर अलग बोल रहे हैं, पेरेंट जो बच्चे हैं वो कुछ अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। सब अपनी अपनी रीजनिंग दे रहे हैं, अपनी अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता रहे हैं। सिमिलरली व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स, कहीं आउटिंग के बारे में प्लान किया जा रहा है, कहीं पार्टी के बारे में प्लान किया जा रहा है, किसी भी चीज के बारे में, आप कॉलेज में बैठे हैं वहां पर भी आप डिस्कशन कर रहे हैं अपने साथ वाले क्लासमेट्स के साथ, या किसी भी तरह की एक सेटिंग है जहां पर आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये सिंपली हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है ना। ये जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं ये हमारे इनफॉर्मल नेचर के होते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं होता, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज नहीं फॉलो करनी होती, या फिर कुछ ऐसी चीज आपको नहीं करनी पड़ती। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात होती है कि आप अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले को बताते हैं अपने विचारों के बारे में। इसके साथ साथ आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, है ना। ये भाई हमारा काम होता है। अब ये चीज हमारे बारे में क्या बताती है? अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना, अपने व्यूज को प्रेजेंट करना, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, एक्सेप्ट करना, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करना। ये क्या बताता है? ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ कहता है कि भाई आप ऐसा पर्सन कैसे हैं, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, ये सब उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताता है। ठीक है, अब देखो, हमारी बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो ग्रुप डिस्कशन में निकल के सामने आती है।
आपका कॉन्फिडेंस पता चलता है, जनरल अवेयरनेस, पोलाइटनेस, लीडरशिप स्किल्स तो आती ही आती हैं। आप ग्रुप को किस तरीके से मूव करते हैं, टीम वर्क समझ में आता है, आपकी ऐसा लिसनिंग एबिलिटी पता चलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, भाई ग्रुप के सामने क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल तो फोर फ्रंट पे आ ही जाती है, और सोशल स्किल्स और बिहेवियर भी भाई आपका सामने निकल कर सामने आता ही आता, ठीक है। इसके अलावा आप पता चलता है कि किसी भी कॉन्फिडेंस पे सॉरी किसी भी टॉपिक पे कुछ बोलने को लेकर आपका कॉन्फिडेंस कितना है, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू की डिलीवरी करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि भाई आप पॉइंट्स को किस तरीके से सामने वाले बंदे के ऊपर के सामने रखते हैं, है ना। एक कहावत है ना कि भाई कड़वा बोलोगे तो फिर क्या होता है कि भाई आपका कोई शहर भी नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर मीठा बोलोगे तो कोई आपका जहर भी खरीद लेता है। सेम चीज यहाँ पर है कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप किस तरीके से अपने व्यूज को सामने वाले बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज आ जाती है, देखो भाई यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि आप अपोजिट व्यूज को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। फ्रेंड्स के सर्कल में साथ बैठे हैं, एक बंदे ने बोला चलो भाई किले चल रहे हैं, दूसरा बोलता है नहीं चौपाटी जाना है, तीसरा बोलता है नहीं भाई लेक चलेंगे। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं। अब भाई दो तीन बंदों ने गैंग अप कर लिया कि भाई नहीं भाई हम तो किले ही चलेंगे। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे आपको टैकल करना है, अपोजिट व्यूज को कैसे टैकल करना है, या फिर सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फैमिली में भी आपने कहीं डिनर प्लान किया है, तो वहां पर अपोजिट व्यूज को कैसे टैकल करना है। सामने वाला बंदा बोला पिज्जा ही खाया जाएगा आज, लेकिन आपका छोले भटूरे खाने का मन है, तो आप उसको कैसे मनाएं। ये सब हमारा ग्रुप डिस्कशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना। ग्रुप डिस्कशन का एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, दैट इज होल्डिंग योर ग्राउंड। अपने ग्राउंड पे टिके रहना है, यानी कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपने बना लिया है, एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने बना लिया है, ये लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल या फिर इरेशनल नहीं होना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकल है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे कंक्रीट आपके पास में सब्सटेंस है बैक करने के लिए, तो आप अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखिए, 1 इंच भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बेसिक चीज आ जाती है, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं बोलूंगा, इसमें एक कंडीशन आती है कि आप अडेप्ट कैसे करते हैं। आपकी अडेप्टेबिलिटी को देखा जाता है कि एक होस्टाइल सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सब चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, सब लोग आपके खिलाफ हैं, सब लोग आपके अपोजिट व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप कैसे उस सिचुएशन के साथ अडेप्ट करेंगे, उन लोगों के साथ में आप कैसे अडेप्ट करेंगे, कैसे अपनी बात को बनवाएंगे, कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये सब ग्रुप डिस्कशन के परव्यू में आ जाता है ना। किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने से पहले हमें उसके पीछे की थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम बेटर तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेटर तरीके से उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरा एग्जांपल देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मैं किसी और का एग्जांपल तो नहीं ले सकता ना। अपने साथ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके बेसिस पर मैं अपना एग्जांपल आप लोगों को दूँ। तो देखो भाई, शुरुआत से ही मेरी जो क्या बोलते हैं पूरी स्टडीज रही है, आर्मी पब्लिक स्कूल ग्वालियर से रही है। देन आई इनरोल्ड इन KV3 ग्वालियर, है ना। उसके बाद ITM यूनिवर्स से मैंने बीटेक जो है वो किया, एंड देन आई स्टडीड इन बिट्स पिलानी। सारे के सारे अच्छे इंस्टीट्यूट थे एक्सेप्ट ITM। ये मतलब अच्छा इन द सेंस कि उतना बड़े लेवल का नहीं था, बट स्टिल इट वाज। तो थ्रू आउट जो मेरी एजुकेशन रही है, इट वाज इन इंग्लिश मीडियम। अब हर कोई बंदा जो यहाँ से पास आउट होता है, जरूरी नहीं होता उसकी इंग्लिश अच्छी हो। मेरे इंग्लिश और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने के पीछे जो रीजन है वो ये कि मैंने रीडिंग बहुत की है। मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ा बहुत है, हर टॉपिक के ऊपर पढ़ा है, किस्से कहानियां से लेके अच्छा खासा लिटरेचर जो है वो पढ़ा है, प्लस मैंने मूवीज बहुत देखी। आप सबको पता है भाई, मूवीज वगैरह देखने से किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, किस तरीके से आपकी इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इससे बहुत इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत बहुत बढ़िया थी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या था कि मुझे इस चीज को कॉन्फिडेंस था कि किसी भी तरह की ग्रुप डिस्कशन में मैं हमेशा अच्छा परफॉर्म करूंगा, और मैंने ये किया भी है। मैंने पहले भी जो ग्रुप डिस्कशंस हुए थे, एक्सटेम्पोर टाइप की सिचुएशंस होती थी, स्टेज पे जाके कुछ डिलीवरी करनी होती थी, किसी भी तरह की न्यूज़पेपर रीडिंग लाइक KV में हुआ करता था, या फिर किसी तरह का पोएम रेसिटेशन, या फिर जो भी कुछ हुआ करता था,
तो उतना ज्यादा स्टेज फियर वगैरह मुझे नहीं हुआ करता था, मैं आराम से जाके वहां परफॉर्म कर सकता। ठीक है। अब होता क्या है कि प्री फाइनल ईयर में यूएस नेवी का इंटरव्यू हुआ। यूएस नेवी का जो इंटरव्यू हुआ है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये ग्वालियर में ही आईपीएस कॉलेज जो ग्वालियर का है वहां पर हुआ। तो वही वहां पर गया, मैं काफी अच्छा परफॉर्म किया। जो भी हमारा 10-12 बंदा का ग्रुप था उसमें मैंने बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी। कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेरी थी वो फिर से हाईलाइटेड हुई वहां पे। उसी की वजह से मुझे मेरे ख्याल से सिलेक्ट उस टाइम पे किया गया। तो जब भाई वहां पर सिलेक्ट हुआ तो फिर मैंने कहा कि भाई अब जो ग्रुप डिस्कशन है या बाकी की जो एलिमेंट्स हैं हमारे एसएसपी के, उनके लिए मुझे एक एफिशिएंट तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। एफिशिएंट तरीके से प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी। अब जब मेरा पहला एसएसबी आया, जो मेरा फर्स्ट एसएसबी था, जो आपका बैंगलोर में था, नेवी का ही था वो, ठीक है। तो उसमें मुझे ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स मिले जो बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल रहे थे, बहुत फाड़ इंग्लिश बोल रहे थे। ठीक है। कोई बंदा किसी कोचिंग से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, लेकिन ओवरऑल बात जो थी वो ये कि भाई बंदे बहुत अच्छे इंग्लिश बोल रहे थे। लेकिन उनसे मुझे डोमिनेशन फील नहीं हुआ, मुझे ये फील नहीं हुआ कि यार मैं इन बंदों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। नहीं, मेरा खुद का सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो इतना ज्यादा हाई है, अभी भी है, कि भाई मुझे कभी किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। मैं इवन डोमिनेट भी उनसे किसी से इजीली नहीं होता, चाहे सामने आप किसी को भी बैठा दो, मुझे डोमिनेशन फील नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, है ना। वो जो होता है ना कि भाई बगल में सेलिब्रिटी बैठा है, आप एकदम ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, चलो ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ले ले, नहीं भाई वो चीज नहीं होती, है ना। बगल में आप भले ही मोदी जी को बैठा दें या फिर आप किसी बंदे को बैठा दें, रिस्पेक्ट सबकी रहेगी, बट अगेन इन्फ्लुएंस और डोमिनेट किसी से नहीं होता, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो ग्लैमर वाला या सेलिब्रिटी वाला जो फील होता है वो कभी आया नहीं। ना तो मैंने कभी किसी के ऊपर ये करने की कोशिश की कि भाई मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे फैन बनो, फॉलोअर बनो, नहीं, ये सब नहीं। सिंपल सी बात है भाई, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये वाला म्यूचुअल फॉर्मूला जो है वो रेसिप्रोकल, मतलब कि रेसिप्रोकेट होना चाहिए। ठीक है। तो पहला एसएसबी था, काफी ज्यादा बंदे तगड़े थे, इन्फ्लुएंस टाइप का क्रिएट होना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन हाँ, देख के रिस्पेक्ट जाके के बंदे जो है फुली प्रिपेयर्ड होके आए। ठीक है। काफी ज्यादा बंदे, जैसे मैंने बताया, अलग अलग फील्ड से थे, अलग अलग जगह से थे, अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे थे। ठीक। तो अब लेकिन शुरू में मुझे देखा जाए तो मैं बहुत शांत था, सबको ऑब्जर्व कर रहा था। मेरी एक क्वालिटी है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ ऑब्जर्व भी करता हूँ, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को। ठीक है। तो मैं ऑब्जर्व किया, इनिशियली किसी को नहीं लग रहा होगा कि यार ये बंदा है अच्छे से बोलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा थोड़ा एक नर्वसनेस टाइप की हो रही थी। लेकिन जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठे, है ना, एक हॉल टाइप का था भाई, इसमें कम से कम मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बंदे बिठा दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसा सेमी सर्कल टाइप का बना था। यहाँ पर टेबल थी, यहाँ पर भाई हमारे 3 एसेसर बैठे थे, और आपका यू टाइप का इस तरह का सेमी सर्कल बना दिया गया था, जहां पर मेरी पोजीशन थी ये वाली। ठीक है। अब जब यहाँ पर बैठ के भाई हम लोगों ने अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे मैंने अपना जलवा दिखाया। जलवा इन द साइंस में आपको बता देता हूँ, मेरी वॉइस है हैवी, मेरी वॉइस काफी ज्यादा हैवी है, मेरी वॉइस काफी ज्यादा कमांडिंग है। कमांडिंग के साथ साथ इसमें अथॉरिटी भी झलकती है, ऐसा मुझे बताया गया है मल्टीपल टाइम्स, मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। तो जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, लाइक जेंटलमैन आई वुड लाइक टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस, एंड देन बोलना स्टार्ट किया, आई परसीव 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, वन ऑफ देम इज डूइंग दिस, वन ऑफ देम इज डूइंग दैट, इस टाइप से जो भी बोलना स्टार्ट किया, तो वो आवाज जो है वो थोड़ी कैप्टिवेटिंग हो जाती है, लोग उसको मतलब कि सुनने के लिए एकदम से थम जा, ऐसा रहता है। ठीक है। मतलब ऐसा जनरली मेरे साथ हुआ है। मैंने ऑब्जर्व किया, इवन बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया कि भाई उनको स्टार्टिंग में नहीं लगता ये बंदा इतने अच्छे तरीके से बोलेगा, लेकिन फिर मैं बोलना स्टार्ट कर देता था तो सब एकदम स्टिक हो जाते थे कि भाई ये बंदा बोल रहा है, इसकी वॉइस बहुत हैवी है, कमांडिंग है, तो वो एक इन्फ्लुएंस टाइप का उनके ऊपर क्रिएट हो जाता। तो जब ये होता था तो फिर उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वॉइस के साथ में मैं अपनी वॉइस का पिच जो है, अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं इनहेंस्ड वॉइस इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ, और नॉइस क्लैरिटी वगैरह वो सब करके, तो उसमें आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वॉइस अप एंड डाउन कैसे होगी। ठीक है। तो मैं वॉइस को लेके क्या कर सकता हूँ, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं अपनी वॉइस की पिच को अप एंड डाउन कर लेता हूँ। मैं वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो काफी अच्छे तरीके से कर लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किसी स्पीच में कब आपको अपनी आवाज कम या ज्यादा करनी है, किसी पॉइंट पे एम्फेसिस पुट करना है, दबाव डालना है, स्ट्रेस करना है, तो कब आपको पॉज लेना है, कब आपको स्पीड बढ़ानी है, कब आपको उसकी वॉइस का प्रॉपर मॉड्यूलेशन करना है, कब रुकना है, कब पेस उठाना है, ये सब चीजें हमारी इसके साथ में आ जाती हैं।
प्लस आप अपनी वॉइस की टोन को किस तरीके से मॉड्यूलेट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। ये सब चीजें चाहे अनचाहे मेरे अंदर आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारे इंग्लिश ड्रामास को पढ़ा करता, तो इनके अंदर होते हैं बढ़िया बढ़िया डायलॉग विद एक्सप्रेशन। तो जब इन ड्रामास को पढ़ा करता था, इनके डायलॉग्स को ऑब्जर्व किया करता था, इनको मैं अलाउड रीड किया करता है ना, आई यूज टू रीड देम अलाउड। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक्सप्रेशंस भी आ जाते थे, उनको भी मैं साथ में करता था। तो इससे मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया हुआ, मेरी वॉइस की पिच मॉड्यूलेशन टोन वगैरह बहुत अच्छी हुई, और इसने मुझे आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प की। मतलब मेरे अंदर गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आती है। आज भी आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, खड़ा करने के बाद में आप मुझसे किसी टॉपिक के बारे में बोलिए, तो मैं अच्छे खासे तरीके से उस टॉपिक के बारे में एक प्रॉपर लेक्चर की डिलीवरी कर सकता हूँ। मुझे शेम तरह की फील नहीं होती, मुझे नर्वसनेस फील नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। वो चीज मैं बहुत पीछे छोड़ चुका। ठीक है, एज ए टीचर तो हो ही गया है, लेकिन एज एसएसबी कैंडिडेट ऑल्सो, एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो, वो चीज मैं काफी पीछे छोड़ चुका। तो मैंने ये चीज करी। ठीक है, गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है मेरे पास में। तो अब होता क्या था कि ये तो मतलब पहली बार की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन फर्दर डाउन द लाइन बाद के एसएसबी में जो मेरे को रिव्यू मिले अपने टीममेट से, वो ये कि मैं धीरे धीरे डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता था। ठीक है, आई यूज टू डोमिनेट द ग्रुप डिस्कशन। अपनी आवाज की वजह से वो कमांडिंग चीज ऑलरेडी थी, तो एक इन्फ्लुएंस टाइप का क्रिएट हो जाता था ऑन द एक्सपीरियंस, ऑन द ग्रुप मेट्स एज वेल एज ऑन जीटीयू। शायद जीटीयू को जो है वो कहीं ना कहीं ये लगता था कि भाई मैं हूँ जो ग्रुप को डोमिनेट कर रहा हूँ। प्लस मैं था थोड़ा सा इम्पेशेंस, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा था, तो मैं लोगों को कट कर दिया था। मैं डिस्कशन के बीच में अपना पॉइंट रखने के लिए उनकी बात को बीच में कट कर देता था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्लस मेरी वॉइस की वजह से क्या लगता था कि भाई ये बंदा तो काफी ज्यादा एग्रेसिव है, तो वो एग्रेसिवनेस है वो भी झलकती थी। हो सकता है कि जेटीओ ने इस चीज को परसीव किया, उसको लगा हो कि ये बंदा इम्पेशंस तो है ही, प्लस ये थोड़ा सा एग्रेसिव है। हालांकि लगता नहीं था, क्योंकि कॉलेज में मेरे साथ जनरली होता था कि मैं एक नॉर्मल डिस्कशन भी करता था। नॉट इवन कॉलेज, फैमिली के साथ भी ऐसा होता है, अभी वाइफ के साथ भी ऐसा होता है कि मैं एक नॉर्मल डिस्कशन करना चाहता हूँ, एंड सामने वाले बंदे को लगता है कि ये तो मेरे ऊपर चढ़ रहा है इन द सेंस को ये लगता है कि भाई ये बंदा एग्रेसिव हो रहा है, व्हाइल आई एम बीइंग टोटली काम। मैं एकदम चिल हूँ, मैं काम हूँ, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ द वे दैट आई पुट माई, मेरी बॉडी लैंग्वेज की वजह से लग सकता है शायद थोड़ा सा, और मेरी वॉइस की वजह से तो डेफिनेटली लगता ही था कि भाई ये बंदा काफी ज्यादा तेज बोल रहा है, मतलब एग्रेसिव। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने ग्रुपमेट से पूछना स्टार्ट कर दिया कि भाई व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, आप सबको बताइए, है ना, कि भाई एग्जैक्टली मैं क्या गलती कर रहा हूँ मैं। मतलब कि बेसिकली अपने फोर्थ अटेम्प्ट तक मैंने ये चीज रियलाइज नहीं की थी कि भाई ये चीज मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने ग्रुपमेट से ये चीज पूछनी स्टार्ट की। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई तुम जीडी को डोमिनेट कर जाते हो, प्लस तुम लोगों को कट भी कर देते हो, उनके पॉइंट को कट कर देते हो। तो फिर मैंने बोला कि यार सोचा समझा इस बारे में कि भाई हाँ यार ये चीज तो हो सकता है मैं कर रहा हूँ, मैंने रियलाइज ना की हो, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि भाई हमने ये चीज की है। आपको जोहारी विंडो के बारे में पता ही होगा, है ना। जोहारी विंडो में ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट ऐसा होता है कि ऐसी चीज जो आपको भी पता है अपने बारे में, दुनिया को भी आपके बारे में पता है। एक ऐसी चीज जो दुनिया को आपके बारे में नहीं पता लेकिन आपको अपने बारे में पता है, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस को दिखाती है। एक ऐसी चीज जो आपको भी अपने बारे में नहीं पता, सॉरी आपको नहीं पता लेकिन दुनिया को आपके बारे में पता है ना। तो ऐसी चीज क्या होती है, आपको ब्लाइंड रखती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट टोटली डार्क होता है, ये ना तो आपको अपने बारे में पता होता है और ना ही आप दुनिया को आपके बारे में पता होता है। यही चीज हमारी एसएसबी में निकल के सामने आती है एज अ पार्ट ऑफ अवर रिफ्लेक्सेस, है ना। ये हमारे रिफ्लेक्सेस के तौर पे बाहर निकल के आता है। इसको लेके एक वीडियो अच्छे से कवर करूंगा, जोहारी विंडो प्लस शॉर्ट एनालिसिस द्वारा। तो भाई जब मैंने उसे पूछा सोचा समझा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो मैंने बोला ये किस तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है ना। मैंने कहा कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये एक तरीके से मेरे लिए बैरियर क्रिएट कर रही है, यानी कि मैं इनको पॉजिटिव तरीके से कैरी नहीं कर पा रहा हूँ, ये थोड़ा नेगेटिव तरीके से मैं इनको कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ। मुझे इसको पॉजिटिव तरीके से कैरी करना चाहिए, है ना। तो मुझे अपनी टोन को कम करना चाहिए, मुझे इस चीज को सीखना पड़ेगा। मैंने कहा वही मैं, मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन तो आ रहा है लेकिन अपनी चीजों को टोन डाउन करना भी सीखना पड़ेगा, खुद पे पेशेंस जो है वो भी डेवलप करना पड़ेगा, है ना। मेरी वॉइस एग्रेसिवनेस जो है वो दिखा रही थी, कमांडिंग वॉइस अथॉरिटी वाली सब कुछ दिख रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा इंप्रेशन जो है वो टोटली अलग जा रहा है। तो यार ये इंप्रेशन तो मुझे कैरी करके नहीं ले जाए, है ना, ये मुझे एसएसबी में हेल्प बिल्कुल नहीं करे।
तो अब ये चीज ने मेरे लिए कैसे वर्क किया, या फिर मैंने कैसे इस चीज के बारे में मतलब कि वर्क करना स्टार्ट किया, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आ, होता क्या था, एसएसबी के दौरान मैं क्या करता था। एसएसबी के दौरान मान लीजिए कोई भी डिस्कशन हो रहा होता तो कोई भी डिस्कशन होते हुए मैं हमेशा जीडी के दौरान जो माइक्रो सेकेंड्स का गैप होता है, मैं बेसिकली उसको ढूंढता था कि वो माइक्रो सेकेंड्स का गैप कब आएगा। जैसे ही वो माइक्रो सेकेंड्स का गैप आता था, मैं अपनी वॉइस को प्रोजेक्ट करता था थोड़ा और लाउड तरीके से, उस गैप को पिक करता था, और बाकी का तो जो कमाल है वो मेरी वॉइस की वजह से हो ही जाता था। आई वॉज वेरी प्राउड ऑन दिस। मुझे बहुत ज्यादा गर्व था, अभी भी है अपनी वॉइस पे, इसको तो नहीं होगा। लेकिन ये नेगेटिव इमेज आ रही थी, जैसा आप सबको पता है ना। इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो आई वॉज वेरी ब्लंट। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था, मतलब ब्लंटनेस ही थी जिसको मैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बोला करता था। नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी सोशल जो स्किल्स हैं, मैंने उन पे वर्क करना स्टार्ट किया। मैंने उनको पॉलिश करना स्टार्ट, ठीक है, मैंने उनको पॉलिश करना स्टार्ट किया। बट स्टिल मैं टोटली डिप्लोमेटिक नहीं हूँ कि भाई मैं मौके के हिसाब से बोलूँ, मुझे जो लगता है मोस्टली मैं बोल देता हूँ। लेकिन हाँ, उसको मैंने थोड़ा टोन डाउन कर दिया कि सामने वाले बंदे को बस बुरा ना लगे। ये मैंने पॉइंट अपनाया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कोर नेचर है। जो आपका कोर नेचर रहेगा, उस कोर नेचर को आप काफी हद तक चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी नहीं होती। यही तो एसएसबी में होता है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो ट्रेनेबल है, जो ट्रेन की जा सकती हैं, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो नॉन ट्रेनेबल है, यानी कि जिसको ट्रेन नहीं किया जा सकता। अगर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिनको ट्रेन नहीं किया जा सकता और वो आपके अंदर है ना, वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स के तौर पर है, तो फिर भाई जीटीओ या फिर कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी आपकी हेल्प नहीं करेगी, आप एसएसबी से बाहर हो जाए। तो भाई ये पॉइंट थी। देखो भाई, आप सबको पता है कि एसएसबी क्या है। एसएसबी का मतलब होता है हमारी पर्सनल लाइफ का मैनिफेस्टेशन ही तो होता है ना। हम जो अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं वही चीज को एसएसबी में रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे हम उसको जानबूझ कर करें या फिर अनजाने करें, लेकिन वो चीज हमारी एसएसबी में रिफ्लेक्ट होती है, मतलब होती। ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन का सीधा सा मतलब होता है जो डिस्कशन आप फौज में, फॉर एग्जांपल आप फौज में है ना, आप लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, जो भी है, आप अपने सुपीरियर के साथ कर रहे हैं, आप अपने कंपनी कमांडर्स के साथ कर रहे हैं, आप जेसीओस के साथ कर रहे हैं, या आपके सबॉर्डिनेट है, एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है लेकिन वो आपके है तो सबॉर्डिनेट। तो आप अपने सुपीरियर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ साथ अपने कलीग्स के साथ भी किस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली यही है ना। आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को टैकल भी करना है, आपको उनको कन्विंस भी करना है, इसके साथ साथ आपको उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल भी करना है कि वो आपकी लाइन ऑफ लेंथ के हिसाब से चले, जो आप कह रहे हैं उस चीज को वो माने और उसके हिसाब से चले, क्योंकि यही एक लीडर की मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक लीडर वही तो होता है ना जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को समझा बुझा सके, अपने पीछे पीछे के उनको लीड कर सके, है ना। तो ये लीडर का काम होता है। तो फिर अब करना क्या है, करना क्या होता है आपको? बेसिकली करना ये होता है कि आपको सबसे पहले तो ये बोलना है, ये समझना है कि आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, है ना। आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से खुद को देखना पड़ेगा, यानी कि आपको उनके शूज में खुद को रखना है ना। पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्यों है। पहली बात आपको ये समझनी है, ये ग्रुप डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सिंपली ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, ना ही आपको बोलना चाहिए। सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है आपको ये समझने के लिए उसके पीओवी को समझना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आ जाती है कि भाई इस बंदे के बोलने का रीजन क्या है। आधी से ज्यादा चीजें आपकी तब सॉल्व हो जाएंगी, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सामने वाला बंदा ये चीज बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है, रीजन क्या है। जैसे कि भाई अगर आपके कोई दूसरा चेस नंबर है, वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट को सामने रख रहा है, वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बता रहा है कि भाई ये वाला पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है, तो फिर आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। मतलब आपको सिर्फ उसको सुनना नहीं है। कान सुनना क्या होता है भाई, हम बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में अलग अलग नॉइसेस आ रही है, पंखा चल रहा है उसकी आवाज आ रही है, बाहर ड्रिलिंग हो रही है उसकी आवाज आ रही है, ये सुनना हो गया। लेकिन लिसन, इसका मतलब होता है, लिसनिंग का मतलब होता है कान लगा के, ध्यान लगा के सुनना और उस बात को अपने दिमाग में डाल। तो आपको अपोजिट चेस नंबर को या दूसरे चेस नंबर को आपको सिर्फ सुनना ही नहीं होता, उनको अच्छे से दिमाग में रखना होता है।
जब आपसे ऐसा सर ये बोलते हैं कि सामने वाले की स्टोरी सुनो, या कोई भी मेंटर आपसे बोलता है, तो वो सुनना चाहिए। क्योंकि आप किसी के पॉइंट को तब तक प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि उस बंदे ने बोला क्या है। आपने अपने दिमाग में एक पॉइंट बना लिया कि भाई मुझे तो ये पॉइंट बोलना है, लेकिन भाई तभी क्या हुआ कि सामने वाले बंदे ने कोई आपका सेम पॉइंट जो है उसको सामने रख दिया, और उस बंदे ने अगर सेम पॉइंट आपके सामने रख दिया तो आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि भाई इस पॉइंट के हिसाब से मैं अपनी चीज को किस तरीके से इम्प्रोवाइज करके बोल सकता हूँ। ये भाई क्विक थिंकिंग होती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यही आपको करना होता है ना। ऐसा नहीं भाई उस बंदे ने बोला अब आपने भी सेम पॉइंट को रिपीट कर दिया, पॉइंट रिपीट होगा, तुम्हारे नंबर कटेंगे, तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि आप तो ये सोच के आए थे कि भाई मैं ही ये पॉइंट बोलूंगा, मेरे ही पास दिमाग है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ईगो है, क्या जो भी है ना। आप ये सोच के आए थे भाई ये पॉइंट मैं ही बोलूंगा, सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं, तो भाई यहाँ पर आप मात खा, ठीक है। तो अब इसमें एक सिंपल सी चीज आती है, मतलब जो मैं पर्सनल एंगल से इसको टच करूं तो, कि आपके जो पेरेंट्स आपसे कुछ कह रहे हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अगर आपसे कुछ कह रहे हैं, तो किसी भी आर्ग्यूमेंट के दौरान, किसी भी डिस्कशन के दौरान, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली ऐसी चीज क्यों कह रहे हैं, है ना। एसएसबी में भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी नॉलेज को कोरिलेट करना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट के साथ में, है ना। कोरिलेट करने के साथ साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है उसको एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से, तभी जाके आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि उस टाइम पे सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का, अरे यार ये क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार का अगर आपके अंदर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का आ जाता है, तो फिर आपको उसको त्याग देना है, ठीक है। किसी भी तरह का अगर आपके अंदर क्या बोलते हैं ईगो आ जा रहा है, तो आपको उसको त्याग देना है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आपको एक बात समझ लेनी है कि आप एसएसबी में सामने वाले बंदे को गलत प्रूव करने के लिए नहीं गए हैं, है ना। होता क्या है कि जब हम ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि ग्रुप डिस्कशन सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट है, नहीं, नॉलेज का टेस्ट नहीं है वही ग्रुप डिस्कशन। नॉलेज एक एलिमेंट आता है, बट इतना बड़ा एलिमेंट नहीं आता, है ना। मतलब कि आप यहाँ पर दूसरे बंदे को गलत प्रूव करने के लिए नहीं गए हैं, ये देखने के लिए कि आप किस तरीके से लोगों को, चीजों को, अपोजिट सिचुएशन को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, ये समझने के लिए है ना। आपको अपनी डोमिनेंस को एसर्ट करना है, लेकिन अपने पॉइंट्स के थ्रू करना है। दूसरे के लिए सरकास्टिक नहीं होना, उसको रिडिक्यूल नहीं करना है। अपने बिहेवियर के तौर पे आपको क्या करना है, आपको उस बंदे को टैकल करना है, ना कि भाई आप उस बंदे को गलत प्रूव करके, ठीक है। होता क्या है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्कशन चल रहा है, सामने वाला बंदा जो है वो कुछ 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 भी पॉइंट दे रहा है। उसने बोला है कि भाई ये जो सूरज है ना, ये पश्चिम दिशा से उगता है। अब आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई तू गलत है, तुम गलत हो, सूरज पश्चिम दिशा से नहीं उगता है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमाका, वो सब आप कुछ नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि भाई तुम सही हो सकते हो, है ना। आप बोलेंगे सिंपल सी बात है, जस्ट नंबर दिस, यू मे बी राइट अबाउट दिस पॉइंट, बट अकॉर्डिंग टू मी, है ना, अकॉर्डिंग टू मी, या फिर अकॉर्डिंग टू द स्टडीज दैट हैव बीन कंडक्टेड बाय दिस बॉडी और दैट बॉडी, एविडेंसेस शोज दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। इस तरीके से आप अपने पॉइंट को रखेंगे सामने। आप डायरेक्टली इसको गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन आप फैक्ट्स की बात करेंगे, आप एविडेंसेस की बात करेंगे, आप स्टडीज की बात करेंगे, आप और प्रॉपर चीजें बताएंगे जिसको वो बंदा नकार नहीं सकता, जिसको वो बंदा मना नहीं कर सकता कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। बाकी चीजों को तो गलत बोल सकता, बोलने का नहीं भाई किस बेसिस पे बोल रहे हो, आपको एक बेसिक जो है वो उसको बताना पड़ेगा, है ना। सीधी सी बात है कि भाई दूसरे बंदे ब्लेटेंटली रॉन्ग हो, डिस्पाइट ऑफ दैट आपको क्या करना है, आपको उनके झांसे में नहीं आना है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको उनको गलत प्रूव नहीं करना है, आपको खुद को सही प्रूव करना है। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस आता है, जो इस डिफरेंस को समझ जाएगा वो ग्रुप डिस्कशन में एक्सेल करने का अच्छे से, ठीक है। तो भाई क्या करना है, आपको अपने खुद के अटेम्प्ट को सैबोटेज नहीं करना है, आपको अपने जीडी को ही खराब नहीं करना है, आपको अपने पॉइंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है, लेकिन फैक्चुअल तरीके से आप इसको सपोर्ट करें। पर्सनल लाइफ में क्या था यार, मैं बहुत लड़ाई किया करता था, फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो होता क्या था, फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ जब भी डिस्कशन होता था और मुझे पता था कि सामने वाला मेरी बातों से इरिटेट हो रहा है,
तो मैं उसको और ज्यादा इरिटेट किया करता था, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, है ना। मैं इसको और ज्यादा इरिटेट किया करता था, ये मुझे नहीं करना होता था, है ना। मैं इंटेंशनली इनके साथ में लड़ाई किया करता था, एक तरह का एडमेंट था मैं, बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। ये चीजें अभी भी सर्टेन प्रोपोर्शन में शामिल है, अभी भी मेरे अंदर है। लेकिन होता क्या है कि जब इनिशियली एसएसबी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की, तो मैंने इन चीजों पर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे अंदर गलतियां क्या है, मतलब मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये चीज फिर टोन डाउन की, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आया। पेरेंट्स से टॉक बैक करना और जवान से जवान लड़ाना, मतलब अभी भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर उतनी उतनी ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें जो है अपने अंदर इंप्रूव की हैं, क्योंकि ये टोटली रिफ्लेक्ट करती है कि आप एसएसपी में ग्रुप के साथ में कैसे बिहेव करो, ठीक है। सोशली भी मैंने एक अच्छी हैबिट डेवलप की, दैट वाज ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर के तौर पे मैंने अपनी हैबिट्स को डेवलप किया। देखो, अगर आपको एसएसबी में एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। बोलने के लिए पहले आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली आप क्या सुन रहे हैं, तभी फिर आप प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाए, है ना। आपको रिस्पॉन्ड तभी करना है जब आप किसी चीज को सुन लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी चीज आपके सामने आई, आपने तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज नॉट एडवाइजेबल एट। वो एडवाइजेबल नहीं है बिल्कुल। सुनिए, समझिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए, तभी मैं किसी केस के बारे में तुरंत अर्ली जजमेंट नहीं देता हूँ। अर्ली जजमेंट इसलिए नहीं देता क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती, चाहे वो इंदौर के मऊ कैंट वाला केस हो, है ना, दो यंग ऑफिस, दो वाईओस वाला, और चाहे उड़ीसा की अभी जो एक आर्मी ऑफिसर उसके फियांसे के साथ केस हुआ था। काफी ज्यादा अलग अलग एविडेंसेस सामने निकल के आते हैं, चीजें निकल के सामने आती हैं। तो कोई भी चीज हुई है तो कम से कम थोड़ा 2-4 दिन वेट करो, अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी निकल के सामने आता है। ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट मत करो, ये चीज मैं कर, ठीक है। पेशेंस डेवलप किया, लोगों को सुनना स्टार्ट किया, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस अपने अंदर डेवलप किया मैंने कि भाई मैं एग्जैक्टली जो है एसएसबी की प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने जीडी के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे लेके आऊंगा। मैंने इन पॉइंट्स को डेवलप करना स्टार्ट किया, तभी भाई बहुत बहुत बढ़िया ज्यादा चेंजेस जो है वो पर्सनैलिटी में मुझे देखने को मिले। तो ये तो सारी बातें थी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना। देखो, एसएसबी में क्या होता है कि भाई एसएसबी में आपके टोटल 4 ग्रुप डिस्कशंस कंडक्ट किए जाते हैं। पहला जो आपका ग्रुप डिस्कशन रहता है, ये होता है पीपीडीटी के दौरान। पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बाद आपका नरेशन होता है। फिर इसी पिक्चर पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिस्कशन करना पड़ता है। ये स्टेज 1 का पार्ट होता है और सभी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड डे पे आपका साइक होता है, और फिर जीटीओ फर्स्ट डे पे, है ना। जीटीओ के फर्स्ट डे पर आपके बाकी के सारे ग्रुप डिस्कशन हो जाते हैं। इसमें 2 ग्रुप डिस्कशन जो आपके रहते हैं वो होते हैं कब, वो होते हैं सबसे पहला इवेंट जो आपका रहता है, टास्क जो रहता है, वो आपके 2 ग्रुप डिस्कशन ही रहते हैं। उसके बाद में बाकी फिजिकल टास्क होते हैं। और फिर जो आपका सबसे लास्ट 4th ग्रुप डिस्कशन होता है वो रहता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज के पार्ट के तौर पे कंडक्ट किया जाता, ठीक है। अब मैं इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं सबसे पहले कि भाई हमारी किसी भी जीडी का एम क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है ना। एसएसबी का जो आपका जीडी होगा वो टोटली अलग होगा। कॉर्पोरेट यानी कि एमबीए के लिए मैंने कैट दिया था, तो कैट देने के बाद बहुत सारे 20 स्कूल्स का ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी उनके पर्सनल इंटरव्यू वगैरह वाले पूरे इवेंट में शामिल रहते हैं, तो मैंने वो भी दिए। तो मुझे काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो देखने को मिले। बहुत सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की थी कि भाई किस तरीके से दोनों चीजें अलग है, क्योंकि एसएसबी के इतने सारे ग्रुप डिस्कशन का मुझे एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए बहुत आसान होगा, आसान था, बट अगेन यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट, ठीक है। कैसे डिफरेंट थी मैं आप लोगों को उस बारे में पहले समझा देता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जगह टू जगह ये चीज आपकी वेरी करती है। जैसे कि एसएसबी की जो हमारा बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी रिजिड हो जाती, वो थोड़ी सी आपकी, मतलब कि मैं अभी आपके आगे जाके आपको बताता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज में क्या हमसे एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन थोड़ी रिजिड हो जाती है। लेकिन जब हम एमबीए या बी स्कूल्स के लिए कैट वाले, आप समझ लीजिए कैट वाले जब हम जीडीज देते हैं, तो उसमें चीजें थोड़ी रिलैक्स होती हैं। उसमें एक बंदा अपने पॉइंट को काफी लंबे टाइम तक भी बोल सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा से ज्यादा इंकरेज किए जाते हैं। हैंड जेस्चर्स जो है उनको भी इंकरेज किया जाता है। एज सच कोई रिजिड आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है। आप डेटा डालिए, इन चीजों को बात करिए। बंदे एग्रेसिव भी होते हैं,
जितना ज्यादा आप डोमिनेट करेंगे उतना ज्यादा बेटर समझा जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज बता दें, ठीक है। कभी और डिटेल में मैं इसको लेके और डिटेल वीडियो कवर करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि एसएसबी से टोटली अपोजिट आपका कॉर्पोरेट या फिर एमबीए वाले जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो, ठीक है। एसएसबी वाला एंगल आप यहाँ पर भूल गए। अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि भाई होता क्या है कि पीपीडीटी वाली जीडी में क्या होता है। आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई ये जो पीपीडीटी वाला स्टेज 1 वाला जो हमारा जीडी रहता है, ये कंप्लीटली आपका डिफरेंट रहता है जो हमारे बाकी के जीडीज रहते हैं जीटीओ डे 1 के दौरान। कैसे? सबसे पहले आप लोगों ने ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट दिया, उसके बाद में पीपीटीटी का हुआ आपका, आपने पिक्चर देखी, पिक्चर के ऊपर आपने सब कुछ लिखा, एक स्टोरी लिख दी। स्टोरी के बाद में आप यहाँ हॉल में पहुंच गए एसेसर्स के सामने, आपने अपनी स्टोरी का नरेशन कर दिया। नरेशन करने के बाद में आपने ग्रुप डिस्कशन जो है स्टार्ट कर दिया। जनरली ग्रुप का साइज 10 से 12 लोगों का होता है, 8-10 का भी हो सकता है, और मैक्सिमम 16 से 18 लोगों का या 20 लोगों का भी पहुंच जाता है टेक्निकल एंट्रीज। तभी बोलता हूँ सीटीएस वाली एंट्रीज। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपका मतलब कि चीजें डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, हाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हर मेंबर को लेस टाइम मिलता है। मेंबर्स बहुत होते हैं। स्टेज 2 के दौरान क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 से लेकर 8 लोगों का ग्रुप साइज होता है, सबके पास टाइम होता है, प्लस टाइम भी रहता है भाई 15 से 20 मिनट का हर जीडी में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कम से कम अगर मान लीजिए 5 मिनट आपकी जीडी को दे रखे हैं या फिर 10 मिनट आपकी जीडी को एलोकेट कर रखे हैं, तो आपको हो सकता है टाइम बोलने का मिले ही नहीं, और उससे पहले ही आपका जीडी जो है वो कंक्लूड कर दिया जाए। तो यहाँ पर बहुत कम टाइम मिलता है, ओवरऑल जीडी को भी कम टाइम मिलता है, और पर कैंडिडेट के हिसाब से भी टाइम आपको हो सकता है कि मिले ही ना। तो आपको इनिशिएटिव लेके यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा। हर वर्ड यहाँ पर काउंट करता है, क्योंकि वो वर्ड आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन कर सकता है। आप बाकी के जीडी में क्या कर सकते हैं कि आप कई बार अपने पॉइंट्स को बोल रहे हैं, फिर आप दूसरे पॉइंट को बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां वो चल जाता है क्योंकि टाइम होता है काफी ज्यादा, कंटेंट खत्म हो जाता है वहां पे, लोग बोलना थोड़ा थोड़ा बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका हर वर्ड को काउंट करिए, हर मेक योर ईच वर्ड काउंट। सबसे पहले आपको ये करना है ना, स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट यहीं से डिसाइड होगा। आप यहाँ पर साइलेंट नहीं रह सकते, साइलेंट रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना चाहिए, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन जो है उसकी आगे की राह प्रशस्त होगी, है ना। आपको बोलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं चुप हूँ, एकदम शांत हूँ, वेट कर रहा हूँ अपनी बारी का, वो यहाँ पर नहीं होगा। आप वेट नहीं करेंगे भाई, यहाँ पर कोई मौका आपके हाथ में देता नहीं है ना। कि चेस नंबर 24 यू ऑल्सो स्पीक दिस, चेस नंबर 3 और 4 प्लीज पुट योर फॉरवर्ड अक्रॉस, यहाँ पर ये सब नहीं होगा। वो सब आपकी जीडीओ वाले जीडीज में होते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बात समझ लिए, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा, अपने व्यू पॉइंट को सामने रखना पड़ेगा। आपको एक लीडरशिप का जो रोल है वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप वाला जो रोल है वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई आपको वो रोल नहीं दे, है ना। तो जब लीडरशिप का रोल मिल जाएगा, जब आप इन्फ्लुएंशियल होगी, जब आप स्टोरी को अच्छी तरीके से बता रहे हैं, तभी बंदे बोलेंगे कि भाई हमारा जो स्टोरी का कंसेंसस है वो चॉइस नंबर 4 या 5 देगा, क्योंकि आपने स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से रिसाइट किया है, नरेट किया है, प्लस आपने जीडी भी बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है। तो बंदों का आपके ऊपर फेथ जा गया है, आपने कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया है कि भाई अब ये बंदा अच्छे से स्टोरी सुना सकता है ना। ये हुई स्टेज 1 की बात। मतलब हमें ये समझ लेना कि ये टोटली अलग है। अब उसके बाद में अगर हम जीटीओ डे 1 की बात करें, या फिर हम जीटीओ के जितने भी आपके GT1 प्लस GT2 होते हैं उनकी बात करें, है ना। यहाँ पर होता क्या है कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको एक ग्रुप डिस्कशन का जो पहला टॉपिक दिया जाता है, वहां पर क्या होता है कि जनरली इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक होता है। इंटरनेशनल का कोई भी टॉपिक हो गया, फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर को लेके है, इसराइल हेजबोल्ला, या फिर जो पैलेस्टीन वाला इशू, या फिर जो भी इश्यूज है उनको लेके दे दिया जाएगा, क्वाड को लेके दे दिया जाएगा, फलाने को लेके दे दिया जाएगा, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को लेके दिया जा सकता है। तो इंटरनेशनल टॉपिक होता है जनरली आपका, है ना। इसमें आपको जनरली 2-3 टॉपिक दिए जाते हैं ना, जहां तक मुझे याद है 2 से 3 टॉपिक दिए जाते हैं। बंदे आपस में वोटिंग करके एक टॉपिक को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास चॉइस है, ठीक है। कुछ बंदे पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम ऐसा टॉपिक चुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब जुगाड़ आप लोग अपने हिसाब से पर्सनल लेवल पे लगाएं। तो ये भाई हमारा पहला टॉपिक हो गया। जब ये 15-20 मिनट में कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद में जो हमारा सेकंड जीडी होता है, ये जनरली किसी नेशनल इशू पर होता है। या तो कोई नेशनल इशू होगा, यानी कि किसी सोशल इशू से रिलेटेड होगा, या फिर ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हो सकता है,
या फिर किसी और करंट अफेयर वाले टॉपिक से रहता है, और इसमें जीटीओ की चलती है, यानी कि ये मैंडेटोरी होता है, इसके ऊपर तो आपको जीडी करना ही करना है, यहाँ पर कोई चॉइस हमारी नहीं। दोनों के दोनों जीडी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लंबे होते हैं, काफी अच्छा खासा टाइम आप लोगों को इस दौरान दिया जाए। तो भाई एसएस3 के ये दोनों जो जीडी होते हैं, यहाँ पर आपकी नॉलेज जो है चेक की जा रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ नॉलेज ही चेक नहीं की जा रही। नॉलेज एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है, बट नॉट द ओनली फैक्टर है ना। आपकी नॉलेज तो चेक की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखा जा रहा है, आपके कॉन्फिडेंस जो है उसको भी देखा जा रहा है, ठीक, आपका वे ऑफ हैंडलिंग अदर कैंडिडेट्स जो है उसको भी देखा जा रहा है। आप अदर कैंडिडेट्स के साथ साथ कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को किस तरीके से होल्ड कर रहे हो, ये भी इसके अंदर देखा जा रहा है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आप कैसे कंडक्ट कर रहे हो, उनको कैसे हैंडल कर रहे हो, ये भी देखा जा रहा है। मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज जो आपके सामने आ रहे हैं, आप इनके साथ भी कैसे डील कर रहे हैं, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जा, ठीक है। ये एम आप लोगों को समझ लेना है। जब आपने ये एम समझ लिया, उसके बाद में ये जो जीटीओ वाले जीडीएस होते हैं, इसमें आपको करना क्या हो। सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट जीडी की अगर हम बात करें, आपका जो टॉपिक है वो डिसाइड हो गया, सब लोगों ने डिसाइड कर दिया भाई ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक को डिसाइड करने के बाद में क्या होता है कि आपके इस साइड में क्या तो थोड़ा टाइम दिया जाता है, आप उस टॉपिक के बारे में अपने थॉट्स को कलेक्ट करते हैं, और आपने इस टॉपिक के अंदर कौन सी लाइन और लेंथ पे चलना है। टॉपिक के अंदर भी 2-3 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ना, किस ऑप्शन के मतलब ये फलाना फलाना ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आपने एक अपना ऑप्शन उसमें सिलेक्ट किया, और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब आप किसी ऑप्शन के ऊपर बोलें। सबसे पहले चीज आपको करनी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरा जो है वो ऑप्शन कौन सा रहेगा, है ना। ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसके सपोर्ट में जो 4 में आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप उनके बारे में सोचिए। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसके अपोजिट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, ताकि अगर सामने वाला बंदा इसके अपोजिट में कोई पॉइंट रखता है, अगेंस्ट में कोई पॉइंट रखता है, तो आप फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जनरली होता क्या है कि गलतियां जो मैक्सिमम कैंडिडेट ये करते हैं कि भाई उनको कोई टॉपिक मिला, उस टॉपिक की उन्होंने किसी एक ऑप्शन को परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो उसको परस्यू करते हैं, तो वो सिर्फ उसके सपोर्ट में या फिर 4 वाले जो पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। वो इस चीज के बारे में नहीं सोचते कि जब इसके अगेंस्ट वाला जो पॉइंट सामने वाला बंदा रखेगा, सामने वाला बंदा भी तो सीटीएस क्लियर करके आया है ना, उसके पास भी इतनी नॉलेज है, हो सकता है कि आपसे ज्यादा ही नॉलेज हो। तो भाई जब सामने वाला बंदा आपका पॉइंट रख रहा है, अगेंस्ट का पॉइंट रख रहा है, वो किस तरीके से इस पॉइंट को रख रहा है ना, वो भी तो भाई इसके अगेंस्ट में कोई पॉइंट उठा सकता है। उस टाइम पे आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, ये आपको समझना है ना। कैसे रिस्पॉन्ड करना है भाई, ये आप समझिए। तो इसके लिए हमें दोनों पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट्स को हमें साथ में लेके जाना पड़ेगा। सिर्फ अपने ऑप्शन को ही परस्यू नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप दूसरे के आर्ग्यूमेंट को आराम से काउंटर कर सकते, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, दैट होल्ड योर ग्राउंड। अपने ग्राउंड को पकड़ के रखिए, अपने ऑप्शन से चिपके रहिए, अपने ऑप्शन से हिलिए मत, है ना। होता क्या है कि भाई लोग जनरली देखते हैं कि भाई 4 से 5 लोग जो है किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बंदा भी अपना स्टैंड चेंज कर लेता है। इससे पता चलता है कि आप कितने फिकल माइंडेड, है ना। यू आर फिकल माइंडेड, आप बहुत जल्दी स्टैंड अपना चेंज करते हैं। आप की कोई कंक्रीट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई कंक्रीट नॉलेज नहीं है आपके पास, कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके द्वारा आप अपने ग्राउंड पे टिके रहे, है ना। मतलब कि देखो आपको क्या होता है कि आपको फ्लेक्सिबल होना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम कंप्लीट रिजिड बन गए, हमने ये सिचुएशन देखी, हमें अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन हम रिजिड बने। तो रिजिड आपको तब बने रहना है जब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो सही है, आपके पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, रैशनल आर्ग्यूमेंट है, प्रॉपर नॉलेज है। ये सब आपके पास नहीं है, डिस्पाइट ऑफ दैट आप रिजिड बने हुए हैं, तो फिर आप मूर्ख हैं, है ना। हमें उस टाइम पे फ्लेक्सिबल हो जाना है। अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई मैं गलत हूँ, सामने वाला बंदा सही है, और सामने वाला लाइन और लेंथ जो है अच्छा है, उस पॉइंट पे आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली, टोटली सपोर्ट में मत हो जाना, ठीक है। ग्रेजुअली सपोर्ट कीजिए, उस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी आप शोकेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पॉइंट्स वैलिड है, अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, तो सामने वाले का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ नॉइस आपको लगना चाहिए।
नॉइस लगना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि भाई नॉइस लग रहा तो इसको डिस्कार्ड कर दे, नहीं, उसको दिमाग में आपको रखना, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स अगर हमें मेंटेन करके चलनी है तो आपको एक पूरे ग्रुप डिस्कशन का रोड मैप जो है वो अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जनरली मैंने बंदों को देखा है कि वो अपना जब ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं, किसी बंदे को अगर ओपनिंग स्टेटमेंट देने का मौका मिल जाता है तो ये होता है गोल्डन चांस। यानी कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा ये डिटरमाइन कर रहा है कि जीडी किस डायरेक्शन में जाएगा इनिशियली। तो बंदे को जो ओपनिंग स्टेटमेंट मिलता है तो वो प्लेजेंटरीज में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? गुड मॉर्निंग जीडीओ सर एंड माय ग्रुप मेट्स, टुडे वी गॉट दिस टॉपिक अबाउट दिस एंड दैट, वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस, सो नाउ लेट अस डिसाइड दैट विच ऑप्शन दैट वी शुड बी स्पीकिंग अबाउट। ऐसा वैसा करके वो क्या करते हैं, कम से कम 1 से 1.5 मिनट आपका वेस्ट कर देते हैं। ये टोटली होता है रिडंडेंट, ये टोटली रिडंडेंट होता है। ये आपने बोला ना बोला ये ना के बराबर हो गया। इवन ये चीज नेगेटिव में चली जाती है कि इस बंदे ने मुंह तो खोला लेकिन कुछ काम का नहीं बोला, है ना। मुंह खोला, प्रेजेंटरीज नहीं, टाइम वेस्ट करता रहा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में, इन सब में, लेकिन इसने कोई काम की बात नहीं बोली। इसने सिर्फ उन चीजों को ही रीइटरेट किया है जो कि आपके जीटीओ ने बोली थी। जीटीओ ने बोला, उसने बस उसी चीज को दूसरे तरीके से रिपीट करके रख दिया, रिटरेट करके रख दिया। कोई इसका सेंस नहीं निकलेगा। इवन आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी कि बंदे ने तो टाइम कंज्यूम किया। ओपनिंग स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा गोल्डन चांस जिसके द्वारा आप ग्रुप डिस्कशन का दिशा निर्धारित कर सकते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन की डायरेक्शन को स्टीयर कर सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको सबसे पहले समझना है ना। तो आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट है इसमें क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। आप सीधी से बस स्टार्ट करेंगे, बस आप इतना बोलेंगे कि भाई गुड मॉर्निंग जीडीओ सर एंड माय ग्रुपमेट्स, फिर उसके बाद आपकी बात स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक दैट वी हैव गॉट, आई बिलीव दैट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करेंगे, भाई वो पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी, मेक इन इंडिया में जो भी है ना, कि भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपने थोड़ा सा बता दिया, मतलब कि आपने एक स्पेसिफिक कंटेंट लोगों के सामने दिया है। अब ये जो कंटेंट है ये ओपन एंडेड है, यानी कि अब यहाँ से कोई भी एक बंदा इसको पिक कर सकता है और वो आगे बोल सकता है, चाहे वो उसके सपोर्ट में बोल रहा हो चाहे वो उसके अगेंस्ट में बोल रहा हो, है ना। तो एटलीस्ट 2-3 बंदों को बोल लेने दो, 2-3 बंदे बोल लें, फिर आप अपने पॉइंट को जो अपने दिमाग में रखा हुआ है आप उसको प्रॉपर एक मोमेंट पे इंजेक्ट करिए। जब भी आपको मौका लगे उस पॉइंट को आप क्या करिए, इंजेक्ट करिए। ऐसे नहीं आपने बोला, सामने वाले बंदे ने बोला, फिर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। डिस्कशन इसको रखना है। मैंने लोगों को कन्वर्सेशंस करते देखा है, लोग यहाँ पर कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, बस एक बंदे को पकड़ लेते हैं, उसके साथ में बातचीत करने लग जाते हैं कि भाई ये तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं। और ना ही आपको जबरदस्ती किसी को खींचना है कि भाई तुम भी बोलो, भाईचारा नहीं निभा। सामने वाला बंदा बोलेगा, वो समझ रखता है ना। आपको जबरदस्ती किसी बंदे को आगे ले या धक्का नहीं मारना कि भाई तुम भी बोलो। वो जीटीओ का काम, जीटीओ बोलेगा कोई चेस नंबर 17 यू हैवंट स्पोकन मच, प्लीज नाउ कंटिन्यू दिस। इस तरीके से वो चीज क्या है वो आगे बोल सकता है। तो प्लेजेंटली इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वालिटी कंटेंट अपने ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ में देना है। ये जो क्वालिटी कंटेंट है ये आपका होना चाहिए पावर। मैक्सिमम आप 1 मिनट लीजिए इस क्वालिटी कंटेंट को ओपनिंग स्टेटमेंट को डिलीवर करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा इसको स्ट्रेच मत कीजिए। पहली बात तो ये। फिर बाद में मैंने आपसे बोला कि जब भी आप बीच बीच में अपने पॉइंट्स को इंजेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे अपने पॉइंट्स को 30 सेकंड से ज्यादा मत खींचना। मैक्सिमम 30 सेकंड तक अपने पॉइंट के रखिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। जो लोग अपने पॉइंट्स को बहुत ज्यादा खींचते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स इनके लिए जाते हैं, तो भाई अपने पॉइंट्स को जब तक बहुत बढ़िया पॉइंट ना हो तब तक उसको बहुत ज्यादा आगे आपको नहीं खींचना है। एक भी सिंगल इररिलेवेंट वर्ड आपको इस पूरे दौरान नहीं बोल, ठीक है। अब बाकी टाइम जैसे मैंने बताया 30 सेकंड तक बोलना है ना। आपको एक ड्रैग वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं करनी है। आपको डेटा डालना है, कोशिश कीजिए डेटा का यूज कीजिए। अथॉरिटीज का नाम लीजिए, इंस्टीट्यूशंस का नाम लीजिए। ये डेटा रैंडमली हो सकता है, वहां कोई चेक करने नहीं आ रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा रैंडम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रैंडम हो सकता है ना। असर्टिव रहिए, रूड मत रहिए। आपको क्या करना है, आपको ऐसे मेंबर्स को भी आइडेंटिफाई करना है जिनका सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। इनके सेम पॉइंट ऑफ व्यू का यूज करिए और इसी के ऊपर अपना कंटेंट बिल्ड कीजिए और बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए। थोड़ा सा डोमिनेट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इनको सपोर्ट करने के बाद, लेकिन इनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करना है कि भाई ये लोग जो है वो आपके ऊपर उल्टा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दे या ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दे, है ना। भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे, ऐसे माइंडसेट रखो। तो भाई इनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना।
तो भाई आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोलेंगे, आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोलेंगे, और आप ऐसे पॉइंट बोलेंगे जिससे एक मेजर जंक्शन हमारा आता है डिस्कशन का, जब डिस्कशन आपका मरने लगता है ना, मरने लगता है मतलब टूटने लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई अब हम क्या डिस्कशन करें। इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना आपका काम है, और यहाँ पर एक ऐसा मेजर पॉइंट आपको इंजेक्ट करना है जो कि इस पूरे डिस्कशन की डायरेक्शन को टोटली चेंज कर दे। लोगों को समझ में आए कि भाई ये भी तो हो सकता है, ये पॉइंट भी तो रखा जा सकता है, आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना, ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम बहुत बहुत जरूरी होता है, ये बहुत अच्छे मार्क्स आपकी क्रेडिबिलिटी में, आपके जीडी में ऐड कर। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हर कोई एसेसर या मेंटर वगैरह फिश मार्केट सिचुएशन कहते हैं, कि भाई फिश मार्केट सिचुएशन के साथ कैसे डील किया जाए। तो भाई फिश मार्केट सिचुएशन में आपको कैसे इम्प्रोवाइज, अडेप्ट और ओवरकम करना है, मैं उसके बारे में आपको बता। जैसे होता है कि जैसे जैसे जीडी हमारा प्रोग्रेस करता रहता है ना, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई आपने जो प्लानिंग बनाई है वो वर्क करेगी, है ना, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपकी प्लानिंग फेल होती जा रही है वैसे वैसे ही आपको इम्प्रोवाइज करते रहना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जा रही। होता है क्या है कि कई बार कोई ऐसा पावरफुल कैंडिडेट सामने आ जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती है ना। कई बार ऐसा पावरफुल कैंडिडेट होता है, कोई शांत सा बच्चा होता है, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलने लगता है और वो पॉइंट आपके भी उठा लेता है। आप जो पॉइंट बोलने के बारे में सोच रहे थे वो ऑलरेडी वो बंदा बोल चुका है, तो आपने अगर उसको प्रॉपर तरीके से सुना होगा तो आप तुरंत की तुरंत अपने पॉइंट को इम्प्रोवाइज करके, रिफ्रेश करके या फिर दूसरे किसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप उसी पॉइंट को फिर भी रिपीट करेंगे तो फिर वो रिडंडेंट रहेगा, वो कोई भी क्वालिटी आपकी शोकेस नहीं करेगा। ऐसा पावरफुल कैंडिडेट क्या करता है, जनरली जीडी को डोमिनेट कर लेता है या फिर लोगों को क्या कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, लोग ऑटोमेटिकली उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, है ना। तो भाई आपको क्या करना है, आपको इसको हैंडल करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिश मार्केट सिचुएशन में क्या होता है कि चारों तरफ हो जाता है केओस, एकदम शोर शराबा, सब बराबर बोलने में लगे हुए हैं। इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में मैंने आपको जैसे बताया कि एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग आपके एकदम से एग्जॉस्ट होना स्टार्ट करेंगे, लोगों की जो वॉइस है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि सभी एक साथ अपनी वॉइस को ऊपर उठाते हैं और वो वॉइस एकदम से एक माइक्रो सेकंड का गैप ऐसा आता है कि वो आप सब लोग चुप हो जाते हैं इस एंटिसिपेशन में कि सामने वाला बंदे को बोलने दिया जाए या फिर सामने वाला बंदा बोल। उस पे क्या होता है कि या तो फिर आप अपने पॉइंट को बोलना स्टार्ट कर दीजिए या फिर कोई दूसरा बंदा लगातार बोल रहा है, अगर उसकी आवाज भी कम हो रही है और आपकी आवाज अच्छी है तो फिर आप थोड़ा इन्फ्लुएंसिव तरीके से अच्छे से उसको सामने रखिए, लोग आपकी बात सुनेंगे। वो गैप को आइडेंटिफाई करना ही हमारा मेजर काम है ना। अब आप बोले कैसे आइडेंटिफाई करें, तो भाई देखो ये काम आपका है, ये आपको करना पड़ेगा, है ना, सुनना पड़ेगा, एक्सपीरियंस इसका लेना पड़ेगा। तो ये गैप को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में आप अपना पर्टिकुलर पॉइंट को बोल सकते हैं, अपने पॉइंट को प्रोजेक्ट कीजिए, डायरेक्शन जो पूरी ग्रुप डिस्कशन की उसको आप चेंज कीजिए, है ना। तो ये जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन आपका क्या कर देगा, सब लोगों को सरप्राइज कर देगा एकदम से, क्योंकि आपने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डाला है डिस्कशन में। उनको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स लग जाएंगे, माइक्रो सेकंड भी लग जाएंगे, उस पे आपने अपने आप को प्रॉपरली स्टेब्लिश कर लिया, प्लस आपने नए पॉइंट के लिए भी खुद को तैयार कर लिया है, मतलब आप एक तरीके से नए अघोषित लीडर इस ग्रुप के बन चुके, ठीक है। आपने ऑलरेडी अपने आप की अपनी अथॉरिटी जो है वो स्टेब्लिश कर ली, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको अपने इसको अपने लास्ट ग्रुप डिस्कशन की तरह ट्रीट करना है। लास्ट का ये नहीं कि मरना भरना है, लास्ट का ये मतलब है कि आपको जीटीए को अपने आप को बेचना है, आपको अपनी सारी क्वालिटीज जो आपका सामने एसएसआर है उसको सामने अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चीज आती है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी बीच में कि जनरली मैंने क्या देखा है कि दो कैंडिडेट जब सामने बैठे हुए हैं, जैसे कि यू शेप का हमारा ये है, ये कैंडिडेट यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा है, ये आपस में डिस्कशन करने लगते हैं, बस एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कहीं देखना ही नहीं है इनको, ये गलत बात है। ऐसा नहीं कर, यू शेप का या फिर जैसे भी इस तरह का जनरली हमारा ग्रुप डिस्कशन रहता है, इस तरीके से लोग बैठे रहते हैं। आपको करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी सिटिंग ये है ना, आपको कोई पॉइंट दिया गया है, तो पहली बात तो आपको देखना है आपको बैठना कैसे है, ये नहीं बैठना, ये नहीं बैठना, आपको प्रॉपर तरीके से बैठना है। अपने हाथ जनरली आपके जो नीज पर रहेंगे, आपके पैर सीधे रहेंगे, आपकी बॉडी एकदम रिजिड नहीं होनी चाहिए लेकिन ज्यादा रिलैक्स भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि भाई आप एक्टिव है, प्रोएक्टिव दिखना चाहिए, है ना।
तो आप तरीके से बैठे हुए हैं, आपके चेन अप है, आपकी चेस्ट सही है, स्लाउस होके नहीं बैठे, ऐसे नहीं बैठे, ऐसे नहीं बैठे, हाथों को नहीं हिला रहे हैं ज्यादा, पैरों को नहीं हिला रहे हैं ज्यादा, ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है ना। थोड़ा प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर बैठे हुए। तो जब आप इस तरीके से बैठ जाते हैं, तो जब आप नरेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तब आप सबकी आंखों में देखेंगे, आप अपने बगल वाले बंदे की तरफ ऐसे ही देखेंगे, आप इसके सामने भी बात करेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसके से बात भी करेंगे, और जितना कम हो सके उतना आप हैंड जेस्चर्स देंगे। हैंड जेस्चर्स आर्मी के या फिर एसएसबीज वगैरह में इतने ज्यादा बेटर नहीं माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप जो है प्रॉपरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप हैंड जेस्चर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लोगों को इस तरीके से डील करना है, उनको देखना है, सोचना है, समझना है। हर किसी के साथ आई कांटेक्ट प्रॉपर आपको मेंटेन कर, है ना, आई कांटेक्ट सारे टीम मेंबर्स के साथ में आपका मेंटेन होना चाहिए। एंड जेस्चर्स एग्रेसिव दिखते हैं, थोड़े रूड दिखते हैं, वो आपको नहीं करना, आपको प्रॉपर एक सिटिंग में अच्छे तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर, है ना। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। जेब में हाथ नहीं डालने हैं, क्रॉस होके नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना है, थोड़ा बहुत हाथों के जेस्चर्स वगैरह दीजिए, डिस्कशन कीजिए, प्रॉपर तरीके से बात कीजिए, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि भाई रीडिंग बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी है ग्रुप डिस्कशन के लिए। पढ़ेंगे नहीं तो भाई चीजें पॉइंट आएगी कहाँ, है ना। नॉलेज कहाँ से आएगी, ये नॉलेज पढ़ने से ही आती है। कम बोल रहा हूँ, ज्यादा समझना, जो भी जहाँ भी जैसा भी मिल पाए, करंट अफेयर्स फलाना ढिमाका, ये सब कीजिए। सोशली वोकल रहिए, अपनी सोसाइटी में एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए हर तरह के डिस्कशंस में, खुद को विदहोल्ड मत कीजिए। ठीक है, अपनी वॉइस पे वर्क कीजिए, कैसे इसका मॉड्यूलेशन करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। किसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, कोई एमपी का ग्रुप है, जनरली कॉलेजेस में, मतलब आपकी सिटी में कोई भी एमपी प्रिपरेशन का ग्रुप वगैरह मिल जाएगा आपको, कोई कोचिंग वगैरह मिल जाएगी, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, और उनके साथ में ग्रुप डिस्कशंस वगैरह आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से एनहांस होते हैं। ये जो बाकी सारी चीजें होती हैं, ये जो ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, ये सब कुछ ज्यादा काम के नहीं होते। ठीक है, मुझे एक्चुअली रिडंडेंट लगते हैं। फिजिकल नहीं, क्योंकि हमारा एसएसबी कंडक्ट होता है, तो उसके लिए भी आपको फिजिकल ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। आपकी सिटी में कोई भी इंग्लिश वाली कोचिंग होगी या फिर कोई भी एमबीए प्रिपरेशन वाली कोचिंग होगी, वहां पर स्पेसिफिक इसके बैचेस भी चलते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इन दी एंड मैं आप लोगों से ये बोलूंगा कि CDS 1 2025 का बैच जो है, बसंतर फर्स्ट बैच 100 डेज का बैच है, इसको हम लोग 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सारी डिटेल्स आपको 8839961158 पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है, मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगा, उसके बाद आप एनरोल कर लीजिए। हम लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी देते हैं, मतलब हर क्लास हमारी लाइव कंडक्ट की जाती है, और क्लास के जस्ट बाद वही रिकॉर्डेड सेशन नोट्स वगैरह आपको भेज दिए जाते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आप सबको पता है, मैंने 6 बार CDS क्लियर किया है, आर्यन ने 5 बार CDS AFA क्लियर किया है। क्रेडिबिलिटी भाई हमारी बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम कंटेंट CDS 2 2024 में हमारे क्वेश्चन पेपर से आया था। इंस्टाग्राम के साथ साथ हमने व्हाट्सएप पे भी, सॉरी, इंस्टाग्राम और इस पे हमने डिटेल डाली थी, यूट्यूब पे भी काफी डिटेल डाली थी। एंड अच्छा कंटेंट चाहिए तो अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, फर्जी कंटेंट चाहिए तो फर्जी कंटेंट को सपोर्ट करिएगा, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करेंगे तो बदले में अच्छा कंटेंट पक्का आपको मिले, है ना। तो डिफेंस बात को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने एसएसबी प्रिपरेशन सर्कल्स में इस चीज को भेजिए, क्योंकि ये चीजें आपको कोई भी मेंटर नॉर्मली नहीं बताएगा, लोग पेड लेके बताते हैं ये सब चीजें। दूसरी बात ये, इतनी डिटेल एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स में पूछिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इंगेजिंग बनाइए। बस यही कहना था आप लोगों से, बाकी तो सब बढ़िया है। जय हिंद टू यू ऑल।